यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 11 मार्च का शिफ्ट 2 कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग यहाँ पर 12 तारीख का जो पेपर है उसे कंप्लीट करेंगे। बेसिकली यदि आप न्यू हैं तो हम लोगों ने एक सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन के सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एमपीटेड ग्रेड 3 की यहाँ पर बात करूँ जिसमें ईवीएस आपसे पूछा जाता है 30 नंबर में, टोटल 40 शिफ्ट यहाँ पर हुई है। ठीक है, जो कि 5 तारीख से आपकी स्टार्ट हुई थी और 26 तारीख तक ये चली थी। टोटल 40 शिफ्ट यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, जिनकी आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक शिफ्ट में आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। हर बार आपको नए नए तरीके से न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यही सारी प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको नए नए क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, नए नए टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में जाकर और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। साथ ही ईवीएस का कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए आ चुका है। अभी तक केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, अब आपको इसमें वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ईवीएस के कंप्लीट कोर्स को बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपने ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी मैसेज करके कंप्लीट कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, दिन में आपकी 2 बजे ईवीएस की क्लासेस भी चल रही है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 से पौने 3 बजे तक आपका सेशन रहता है। ठीक है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी थ्योरी को और इम्प्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 11 मार्च के लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट जो शिफ्ट है 12 का अपना मॉर्निंग शिफ्ट जो है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अनप्लान्ड लेसन ऑफ एन एजुकेशनल विजिट, शिक्षा भ्रमण में अगर अनियोजित सबक बच्चों को देना है, जस्ट लाइक कि आप बच्चों को विजिट पर लेकर गए हैं और वहाँ पर आप उनको कोई नई चीज़ सिखाने जो आपने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वो चीज़ बच्चों को वहाँ पर सीखने को मिल गई। जस्ट लाइक विजिट पर जाते तो कहीं ना कहीं बच्चों को नैतिकता का ज्ञान मिलता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ग्रुप एक्टिविटी में भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। तो जब भी अनप्लान्ड लेसन अगर बच्चों को वहाँ पर मिल रहा है विजिट से, तो डेफिनेट सी बात है कि ये अच्छी चीज़ है। तो पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है शुड बी एक्सप्लिसिटली पॉइंटेड आउट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए। अगर मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप सिखाएंगे। नीड नॉट टू बी फोकस्ड, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कैन बी इग्नोर्ड, ये भी नेगेटिव है। और बिल्कुल तय नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड वाइल प्लानिंग लेसन फॉर ईवीएस, जब भी ईवीएस की लेसन प्लानिंग यहाँ पर की जाती है तो किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए? नेचुरल इन्वायरमेंट, फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को, कल्चर इन्वायरमेंट को, तो तीनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ देम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगला देखना कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष यहाँ पर क्रिएट किया था? है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज DMA। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2005 में से लॉन्च किया गया था। तो आप सन याद रखना, 2005 में से लॉन्च किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसका नाम है। ठीक है, 23 दिसंबर 2005 को ये लॉन्च किया गया था। अब थोड़ा इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि 2006 भी ऑप्शन में दे दिया जाए, तो इसका डेट आप देखेंगे तो 23 दिसंबर 2005 है। मतलब कहीं ना कहीं अप्लाई हुआ होगा तो 2006 से सब जगह अप्लाई हुआ होगा। तो इन केस अगर ऑप्शन में 2005 ना हो और 2006 हो तो आप उस पर टिक करके आना, और 2005 और 6 दोनों हो तो 5 को टिक करके आना। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा? आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रावधान करना, है ना। और कौन सी एजेंसी है ये? तो NDMA के द्वारा इसे लो लाया गया है। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त पद परीक्षण यहाँ पर रहेगा? ओपन एंडेड टेस्ट। ओपन एंडेड टेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर बच्चा क्या करे, अपने खुले विचार, अपने विचारों को खुलकर प्रदर्शित कर पाए, है ना। तो शब्द खेल शब्द के अंत में रहे हैं प्रत्यय का प्रयोग करना। हम खेल रहे हैं, हम लोग कल बाहर जा रहे हैं, हमारे घर कल मेहमान आ रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जिसमें ING यहाँ पर रहेगा। वी आर प्लेइंग, वी आर स्टडिंग, जैसे इंग्लिश वाले टीचर और हिंदी वाले टीचर हमको यही करवाते थे। राइट, आप कितने तरीकों से ईंटों का प्रयोग कर सकते हैं?
एक स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को कौन नियंत्रित करता है? सीमेंट और गारे के अलावा पक्के मकान बनाने में कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर लगती है? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगर हम लोग कहें खुले विचार, जहाँ पर बच्चा अपने मन से अपने विचार रख सकता है जो वो सोचता है, दैट मीन्स कि अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फर्स्ट वाला क्लोज एंडेड है, थर्ड वाला क्लोज एंडेड है, फोर्थ वाला भी क्लोज एंडेड है। तो करेक्ट आंसर केवल और केवल आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर बी, कि आप ईंटों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, आप उनसे क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से शेप बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, छात्र पोर्टफोलियो के माध्यम में या इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, ये शिक्षकों को छात्रों के सुधार का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। अन्य उपकरणों के विपरीत ये छात्रों के लिए स्वमूल्यांकन का उपकरण नहीं है। पोर्टफोलियो में छात्रों के सर्वोत्तम कार्यों को संकलित किया जाता है। पोर्टफोलियो को कक्षा में निर्देश के साथ एकीकृत किया जा सकता है। हमको नेगेटिव ढूंढना है पोर्टफोलियो के लिए। अब डेफिनेट सी बात है कि इसमें 3 स्टेटमेंट पॉजिटिव दिख रहे हैं और एक नेगेटिव दिख रहा है, बस आप उसको फाइंड आउट कर ले। देखो, बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा, सही बात है। ठीक है, स्वमूल्यांकन बच्चे खुद का सेल्फ एनालिसिस भी कर पाते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके इस पेपर के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। गॉट इट? चलिए अगले पेपर को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए 12 मार्च का शिफ्ट 1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द यूज ऑफ मेथड्स दैट इन्वॉल्व द लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उन विधियों का उपयोग जिसमें शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है? बच्चा जहाँ पर खुद से मेहनत कर रहा है, खुद से एफोर्ट डाल रहा है चीज़ को सीखने के लिए, तो ये इंटरपर्सनल हो सकता है। देखो, इंटरपर्सनल में बच्चा आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करके, बातचीत करके सीखता है, क्योंकि 2 चीज़ें होती है, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। तो इंटर में आप सभी की आपसी सहमति से ग्रुप में सीखते हैं, इंट्रा मतलब सेल्फ स्टडी होती है। ठीक है, अगला देखना निगमनात्मक विधि, जहाँ पर पहले नियम सिखाए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड का मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ पर लर्नर खुद से उसके अराउंड जो चीज़ें हैं उससे मिलकर पढ़ रहा है, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा चाहिए होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, लाइक दिस। ठीक है, और होती है अपनी एक ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि, जहाँ पर टीचर पहले पढ़ाएगा, जिस लाइक कि लेक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है, फिर बच्चा उसके नोट्स टेक कर रहा है, वो वाली चीज़ है ना। तो शिक्षार्थी खुद से सीख रहा है, तो वो कौन सी मेथड हो जाएगी? लर्नर सेंटर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगला देखना, प्रोजेक्ट मेथड वॉज प्रपोज्ड बाय किलपैट्रिक, रॉस, जॉन डुई या फिर फ्रॉबेल। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट मेथड आई कैसे थी, है ना। प्रोजेक्ट मेथड जो आई थी वो लाए, हम लोग बोल सकते हैं, जॉन डुई थे, है ना। तो अपन अभी जो आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पेपर किलपैट्रिक। तो एक बार अपन इसका पूरा हिस्ट्री समझेंगे और फिर जानेंगे कि वाई किलपैट्रिक। तो देखना, जॉन डुई ने शिक्षण की परियोजना पद्धति की शुरुआत करी थी, लेकर ये आए थे, लेकिन इसको पूरा एग्जीक्यूट करने का जो टारगेट था, पूरे सबको बताना, मतलब एक तरीके से कि इसको लेकर आना, अस्तित्व में लेकर आने का जो दायित्व था वो किलपैट्रिक के पास था। तो पूरा का पूरा जो हम लोग बोल सकते हैं ना कि क्रेडिट कौन लेकर गया, पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे किलपैट्रिक लेकर चले गए। हालांकि लाया कौन था? जॉन डुई लेकर आए थे। आप ऐसा समझ सकते हो कि जॉन डुई ने जिस प्रस्ताव दिया था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, किलपैट्रिक ने उसको क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो ऑनरशिप जाएगी इस हम लोग बोल सकते हैं इस टेक्निक की, वो किसको चली जाएगी? किलपैट्रिक को चली जाएगी। ठीक है, सो परियोजना पद्धति एक ऐसी शिक्षण विधि होती है जिसमें छात्रों के बीच सहयोग और जुड़ाव के माध्यम से सक्रिय सीखने पर जोर दिया जाता है। यह व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है और इसका उद्देश्य करके सीखना और एक साथ रहकर सीखना है। ठीक है, और यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति को शिक्षा के दर्शन में विस्तारित किया, जो कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे शिक्षाप्रद स्थान यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर आपको बच्चों को भूगोल पढ़ाना है तो कौन सा जगह सबसे सही रहेगी? घर, म्यूजियम, सिनेमा या फिर मार्केट? तो भूगोल के लिए आप बच्चों को कहाँ लेकर जाओगे? हम लोग बोल सकते हैं आप म्यूजियम लेकर जा सकते हो, जहाँ पर बच्चे को भूगोल से रिलेटेड सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, मैप हो सकता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर भूगोल की, जहाँ उसको म्यूजियम में सीखने को मिल जाए। ठीक है,
तो सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आप फील्ड ट्रिप पर भी लेकर जा सकते हैं, जहाँ पर जो भी भौगोलिक आकृतियाँ हैं वो सारी बच्चे को सीखने को मिल जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन एक सबसे अच्छा माध्यम होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। देखो म्यूज़ियम है, सिनेमा से भी ऐसा कुछ सीखेगा नहीं, मार्केट में भी ऐसी कोई कोई भौगोलिक जानकारी उसको मिलेगी नहीं, तो केवल एक म्यूज़ियम ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, स्थानिक जागरूकता, वास्तविक दुनिया का संदर्भ, आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। भू आकृतियों का अध्ययन करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र, नदी, घाटी या तटीय क्षेत्र पर आप उसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर आप सॉलिड वाले को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं तो सैनिटरी लैंडफिल करें, मतलब ज़मीन के अंदर दबा दें। स्रोत में कमी करें, कम से कम आप उपयोग करें, रिड्यूस उसको करें, और आप क्या करें, रिसाइकल करें जितना कर सकते हो। और भस्मक का प्रयोग कर सकते हो, मतलब आप जलाएं उसको, जो भी आपके पास सॉलिड वेस्ट है, या वर्मी कंपोस्टिंग करें। तो सबसे प्रभावी तरीका तो यही है कि कम से कम उपयोग करो और जो हो रहा है उसको रिसाइकल कर लो। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी फ्रॉम विच देयर इज़ नो रिकवरी इज कॉल्ड। सुनने की क्षमता का स्थायी नुकसान जिससे कोई रिकवरी नहीं हो सकती है, उसे क्या कहलाया जाएगा? मतलब अगर एक बार कान खराब हो गए तो वो फिर से ठीक नहीं हो सकते, वो परमानेंट होंगे, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो इसमें कई सारे नाम होते हैं, टीटीएस होता है, पीटीएस यहाँ पर होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आफ्टर द आंसर। ठीक है, देखो इन शॉर्ट इसको बोला जाएगा NITTS, है ना। ऑप्शंस अभी अपन पढ़ रहे हैं। नॉइस इंड्यूस्ड टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, दूसरा है नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, नॉइस इंड्यूस्ड पीस थ्रेशोल्ड शिफ्ट, नॉइस इंड्यूस्ड क्या लिखा हुआ है ये, प्रीक्लिनिकल थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है, प्री क्लिनिकल थ्रेशोल्ड शिफ्ट। देखो हम लोग ऑप्शन में बोल रहे हैं कि जिसकी रिकवरी नहीं है, अगर रिकवरी नहीं है तो वो टेम्परेरी नहीं है, वो क्या है, वो परमानेंट है। ठीक है, आप समझे बात को। तो अगर मैं टेम्परेरी वाले ऑप्शन फ़िलहाल के लिए होल्ड पर रख लूँ तो मेरे इतने सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे कि टेम्परेरी कट हो जाएगा। एक पीस वाला, शांति वाला बोल रहा है, तो अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसको पीस से तो एटलीस्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, प्री क्लिनिकल जैसा कोई यहाँ पर शब्द नहीं है, तो केवल हम लोग कह सकते हैं NIPTS यहाँ पर हो सकता है, नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और अगर रिकवरी पॉसिबल है तो उसको नाम दे दिया जाएगा नॉइस इंड्यूस्ड टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। अभी ऑप्शन वगैरह सबको भूल जाओ, सिंपल सी बात करते हैं कि अगर परमानेंटली किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा शोर प्रेरित स्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है, NIPTS। और जिसको रिकवर किया जा सकता है उसे क्या बोला जाएगा? शोर प्रेरित अस्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। बस दो ही नाम आपको याद रखने, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। बेसिकली ये मानव कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डेली शोर में है तो कान के अंदर जो हेयर होते हैं, जो रोम छिद्र यहाँ पर होते हैं, है ना, जो वाइब्रेशंस यहाँ पर देते हैं ध्वनि को लेकर, वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। और वो केवल वन टाइम होते हैं, अगर वो एक बार ख़राब हो गए तो फिर वो वापस से रिकवर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह तब होता है जब कान की बाल कोशिकाएं तेज आवाज़ के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो जाती है, या तो पुरानी हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। इस क्षति को ध्वनिक आघात के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो NIPTS की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। ये कम्युलेटिव होता है, मतलब आमतौर पर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बीच में रुक गया। एक बार अगर क्षति होना स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे वो खराब होते हुए जाएंगे। ये रैंडम भी हो सकता है, या NIPTS संपर्क में आने वाले लोगों में यादृच्छिक रूप से ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये काफ़ी संवेदनशील प्रोसेस हम लोग इसको यहाँ पर कह सकते हैं। अब ये किस किस तरीके से हो सकता है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। लगातार या बार बार आप शोर के संपर्क में आ रहे हैं। व्यावसायिक शोर, जो कि मतलब जिस इंडस्ट्री, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, दिन भर उसमें मशीनें चलती है, दिन भर उसके अंदर शोर होता है, तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड द इंडियन रबर ट्री। भारतीय रबड़ वृक्ष इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपके समझने के लिए हो सकता है कि ये जो पौधा है जिसे हम लोग रबर प्लांट के नाम से मार्केट में लेकर आते हैं। ठीक है, मेरे घर पर भी है, 50 रुपीज़ में हम लोग मार्केट से लेकर आए थे। ठीक है, इसी तरीके का है, 1 साल का ये हो गया और इतना ही बड़ा इसके अंदर हुआ है। तो बेसिकली इसका सही नाम क्या है वो अपन को बताना है।
ये फीकस इलास्टिका हो सकता है, ये ग्रेवेलिया रोबस्टा हो सकता है, फीकल बेंगालेसिस हो सकता है, मोंगरिंगा ओलिफेरा यहाँ पर हो सकता है। तो भारतीय रबड़ वृक्ष नॉर्मल नर्सरी वगैरह में इसको रबड़ प्लांट बोला जाता है। इसका नाम है फीकस इलास्टिका, ठीक है। फीकस इलास्टिका के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, रबर फीकस है, रबर फिक है, रबर प्लांट है, रबर ट्री है, इंडियन रबर ट्री है। ऐसा इसको कहा जाता है कि इससे जो है गाढ़ा लेटेक्स यहाँ पर निकलता है, लेटेक्स सैप यहाँ पर उत्सर्जित होता है, जिसका इस्तेमाल रबर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम रबर ट्री है। ओके, अगला देखिएगा, किशोरावस्था जिसमें पहचान को संकट व आत्मसम्मान का सामना करना पड़ता है, इसका कारण क्या होता है। एडोलसेंस में हर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है कि लोग उसको जाने समझे, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि काफ़ी तूफानों की अवस्था यहाँ पर रहेगी, गुमनाम यहाँ पर वो हो जाएगा, है ना। रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द क्या है, ठीक है। पूछा क्या गया है कि एडोलसेंट हु फेसेस आइडेंटिफाई क्राइसिस एंड पुअर सेल्फ एस्टीम इज ऑफर कोज्ड बाय, ठीक है। या तो वो पहचान बनाएगा, आत्मसम्मान का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या बोला जाएगा, नेगेटिविज्म, अंडर अचीवमेंट, कम उपलब्धि, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फिर अर्ली एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अंडर अचीवमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहचान का संकट एक प्रकार की विकासात्मक घटना होती है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मबोध या दुनिया में अपने स्थान पर सवाल उठाता है कि वाई आई एम एग्जिस्ट, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जब मेरा कुछ काम नहीं है या मैं कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो उसको खुद की आइडेंटिटी पर क्या होने लग जाता है, कन्फ्यूजन होने लग जाता है। तो इसे अंडर अचीवमेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स बिकॉज दे रिलीज एनर्जी व्हेन दे आर, जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं क्योंकि वे ऊर्जा छोड़ते हैं, किस प्रकार की, ठंडी, बर्न, प्रेशराइज्ड या फिर पार्शियली हीटेड। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जलने पर ऊर्जा देते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं, इस प्रकार के ईंधन होते हैं जो एनर्जी देते हैं, कब, जब उन्हें जलाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बर्न्ड अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि में घास उगाई जाती है जिसका उपयोग वर्षा के जल को रोककर, मिट्टी के कणों को बांधकर और मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। जस्ट लाइक आपके खेत वगैरह हैं, आप चाहते हैं सॉइल इरोजन नहीं हो, मिट्टी का कटाव नहीं हो, या जो तेज़ हवाएं यहाँ पर तूफानी हवाएं चलती उससे आपकी फसलों की बचत हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं तो हम लोग बाउंड्री बना लेते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि वो उसके आसपास क्या करे, पेड़ पौधे लगा दे, या फिर वो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना सीढ़ी नुमा खेत यहाँ पर बना दे, टेरेका फार्मिंग यहाँ पर कर दे। तो कई सारे तरीके हैं, तो उन सारे तरीकों को किस नाम से जाना जाता है, वन रोपण विधि, यांत्रिक विधि, एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेथड के नाम से, या फिर कृषि संबंधी विधि के नाम से इसको जाना जाता है। तो बेसिकली इसे एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट लाइक मैदानी इलाकों में आप क्या करो, आसपास पेड़ पौधे लगा दो। जस्ट लाइक बारिश बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है तो आसपास आप झाड़ियाँ लगा दो, ठीक है। मिट्टी को रोकना है तो मक्का वगैरह के जो पौधे होते हैं जो मिट्टी को अपने अंदर कस के बांधे रखते हैं, राइजो वाले पौधे जो होते हैं उनको आप अपने आसपास यहाँ पर लगा दो। घास आप अपने आसपास लगा दो। जैसे हमारे मैदानी इलाकों में बात करें तो जो बाउंड्री बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, घास की यहाँ पर बनाई जाती है। एक तो ये कि कोई किसी का एरिया कवर नहीं करे, तो वो बाउंड्री भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई 1 गज 2 गज ज़मीन लेकर चला गया अपने पास की, राइट। तो एक तो वो रीज़न हो गया, और दूसरा कि सॉइल इरोजन भी यहाँ पर बहुत कम होगा, मिट्टी का कटाव भी कम होगा और वर्षा जल को खेत में भी होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको एग्रोस्ट्रोलॉजिकल विधि के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो बेसिकली ये वो तकनीकें होती है जो मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए और मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रयोग की जाती है। आप घास लगा लो, आप मल्चिंग यहाँ पर कर सकते हो, है ना। मल्चिंग करके आप आसपास में मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। मक्का कपास के डंठल को आप 2-3 इंच तक लगा सकते हो। बेसिन लिस्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हो, छोटे छोटे इस प्रकार से, जैसे नॉर्मल नाले वगैरह कहा जाए, तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस भी अपना सकते हो, लाइक दिस, है ना। कई सारे तरीके हैं, जैसे कि पहाड़ी नुमा खेत है तो वहाँ पर आप क्या करें, सीढ़ी नुमा इस प्रकार से खेती कर लें। आसपास जो है इसके इस प्रकार से बड़े बड़े वृक्ष भी आप लगा सकते हैं ताकि जो तूफ़ानी हवाएं होती है, जैसे हमारे इलाके में नहीं चलती है लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जो पहाड़ों के पास है या इस प्रकार से, तो वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है जिससे फसलें गिर जाती समय समय पर। तो आप बड़े बड़े वृक्ष लगा लें जो हवा को रोक पाए, उनके लिए बैरियर का काम करें,
है ना। तो इस तरीके से ये आप कई सारे तरीके हैं हमारे पास इसको रोकने के, ये देख सकते हैं सारे ही तरीके, ठीक है। ये देखिए, डन। तो ये सारे तरीके हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं, ठीक है। टेरेसिंग यहाँ पर कर सकते हैं, एक चैनल यहाँ पर बनवाया जा सकता है जिसमें पानी के बहाव को आप जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं ताकि पानी स्टोर होकर रहे। शुष्क खेती आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेयरिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। बारी बारी से आप जैसे फसल लगा रहे हैं उसके साथ साथ आसपास की जो घास वाली फसल है आप उसको लगा सकते हैं। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग जो होती है वो भी यहाँ पर करी जा सकती है ना। बारहमासी फलियाँ जो होती है जो पूरे साल भर लगती रहती है उनको आप उनकी बॉर्डर पर, खेतों की बॉर्डर पर लगा दें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द आर्यभट्ट लॉन्च? आर्यभट्ट उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 70 में, 73 में, 1975 में, या फिर इसे लॉन्च किया गया था 78 में? तो 19 अप्रैल 1975 को पहला इंडिया का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 1975 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार डिटेल देख लेते हैं। ऑन दिस डे इन द ईयर 1975 आर्यभट्ट द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया वॉज लॉन्च। जो पहला सैटेलाइट इंडिया के द्वारा बनाया गया था उसको लॉन्च किया गया, कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। द सैटेलाइट री इंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन February 11, 1992 को ये फिर से पृथ्वी की जो कक्षा है उसके अंदर एंटर किया। द सैटेलाइट वॉज नेम्ड आफ्टर इंडियन एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट के नाम पर इसको रखा गया जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर पहले थे। द सैटेलाइट वेट इज़ 360 kg, 360 kg का ये पूरा सैटेलाइट था। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 11 फरवरी 1992 को इसने फिर से पृथ्वी की कक्षा में यहाँ पर प्रवेश किया था। कुछ पावर फेल्यूर के कारण ऑलरेडी ये अपने दिन से 4 दिन लेट लॉन्च हुआ था, ठीक है। वो डिटेल जानना जरूरी है क्योंकि इतना सफिशिएंट यहाँ पर नहीं है। एक बार आप ये देख सकते हैं, इसरो के द्वारा 360 kg का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। 11 फरवरी 1992 को इसने फिर से री इंटर किया था। असेंबल किया गया था इसको किसके द्वारा, वो यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देखना। असेंबल्ड एट द पिन्या नियर बेंगलोर बट लॉन्च इन द सोवियत यूनियन यूजिंग अ रशियन मेड लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जैसे अभी हम लोग PSLV का यूज़ करते हैं, है ना। तो उस समय जब हमारे पास PSLV ASLV ऐसा कुछ नहीं था तो हमने किसकी मदद ली थी? हमने रशिया की मदद ली थी। रशिया के कौन से व्हीकल की मदद ली थी? कॉस्मोस 3M की मदद लेकर हमने अपनी आर्यभट्ट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, ठीक है। अ फेलियर इन द सैटेलाइट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होल्टेड एक्सपेरिमेंट आफ्टर 4 days, ठीक है। 4 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट को होल्ड पर यहाँ पर रखा गया था। तो इन शॉर्ट यदि हम लोग देखें इसके बारे में तो डेट आपको याद रखनी है, नाम आर्यभट्ट आपको याद रखना है, 19 अप्रैल 1975 आपको यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर इसको रखा गया था, ठीक है। और इसरो के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था और कॉस्मोस 3M का यूज़ यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी किस पर काम कर रहा है, ठीक है। ये किस पर काम कर रहा है? वीनस पर, मंगल पर, सैटर्न पर, या फिर जुपिटर पर? तो ये काम कर रहा है अपना मार्स, मंगल के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नासा का ये हेलीकॉप्टर है, काफ़ी अच्छा कार्य इसने किया है, इसके बारे में अपन अभी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो नासा के इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह की उड़ान भरी है। इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर एक तकनीकी प्रयोग था जिसने मंगल ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान परीक्षण किया था। 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, जो नासा के मार्स 2020 परसिवियरेंस रोवर के पेट से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। लैंडिंग 18 फरवरी 2021 को जेजोरो क्रैटर में ये एक साथ उतरे थे। उड़ानें हेलीकॉप्टर ने लगभग 3 वर्षों में 72 उड़ान यहाँ पर भरी है। ये खुद से चार्ज होगा, है ना, सोलर प्लेट जिसके ऊपर लगी हुई रहेगी, खुद से चार्ज होगा और फिर ये उड़ान भरेगा, जो कि योजना से 14 गुना अधिक दूरी तक इसने उड़ान भर ली थी जितना इन्होंने टारगेट किया था, ठीक है। मिशन समाप्त। इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर का मिशन 25 जनवरी 2024 को समाप्त हुआ। इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर सौर ऊर्जा से चलने वाला और पूरे तरीके से स्वायत्त था। सेल्फ इनिशिएट होता था, पूरा खुद से घूम कर आता था, फिर चार्ज हो जाता था, फिर उड़ के जाता था, जिसमें कि सेल्फ ही सब कुछ इसके अंदर हुआ है। इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और कमर्शियल हार्डवेयर के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, ओके। जिसने मंगल ग्रह से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुँचाई है, जिस लाइक मैंने आपको मंगल का यहाँ पर बताया था कि पहले ऐसा माना गया था कि पानी ख़त्म हो चुका है, बट पानी अभी भी इसकी जो क्रस्ट है उसके नीचे दबा हुआ है, ओके।
चलिए अगला देखिएगा, क्यूपिपर बेल्ट यहाँ पर क्या है। नेपच्यून के बाद ये आता है, पृथ्वी और मंगल के बीच में आता है, शनि और बृहस्पति के बीच में आता है, शनि और उसके चंद्रमा के बीच में आता है। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा इस बेल्ट के बारे में, और कोई नई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास इस बेल्ट के बारे में तो ज़रूर से आप कमेंट करना। इसको हम लोग कल की क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है, किसने इसकी खोज करी थी, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही सेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर से कमेंट करिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।